हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे स्थावर विष सीरीज के नेक्स्ट न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन दैट इज द धतूरा के बारे में। गाइस, पिछले वाले वीडियोस में हम लोग ने ऑलरेडी बात कर लिया है कुपिलू और आइफेन के बारे में। आज हम बात करेंगे धतूरा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, जैसे कि उसके इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे, फिर उसके मॉर्फोलॉजीज, टॉक्सिक पार्ट क्या होते हैं, उनके टॉक्सिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आफ्टर कंजप्शन, and then fatal dose, fatal period, signs and symptoms, management, PM appearance, medico legal aspect, therapeutic dose and formulation, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धतूरा के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो धतूरा का बोटानिकल नेम है बेसिकली धतूरा एल्बा एंड ये बिलोंग करता है विद द सोलेनेसी फैमिली एंड ये आता है इन द कंटकारी कुल। इसके जो फल रहते हैं वो उस पे कांटे जैसा रहता है, इस कारण से ये किस में आता है, कंटकारी कुल में आता है। टाइप ऑफ पॉइजन में ये क्या है, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है। इसके जो इफेक्ट रहते हैं वो हमारे सीएनएस पीएनएस पे देखने को मिलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इसको हम लोग कनक, शिवप्रिया एंड कंटफल भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको घंट पुष्प भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स रहते हैं वो किसकी तरह, घंटी की तरह दिखते हैं। बात करते हैं धतूरा के मॉर्फोलॉजी। तो बेसिकली धतूरा का जो रूट सिस्टम होता है वो बेसिकली टैप रूट होता है। ठीक है, धतूरा का रूट कैसे होता है, टैप रूट होता है एंड ये जो रूट्स होते हैं बेसिकली थिक एंड फाइब्रस होते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज द स्टेम की बात करें तो इनका जो स्टेम रहता है ये कैसे रहता है, इरेक्ट रहता है। सिलिंड्रिकल स्टेम देखने को मिलता है और ऑफन ब्रांच्ड रहते हैं। यूजुअली ये ग्रीन या फिर पर्पल कलर में देखने को मिलता है और ये कितना 2 मीटर्स तक हाइट में ग्रो करते हैं इनके स्टेम्स। लीव्स की बात करें तो लीव्स इनके लार्ज देखने को मिलते हैं। इमेज में देख सकते हैं इनके लीव्स कैसे रहते हैं, लार्ज रहते हैं। साथ ही साथ सिंपल देखने को मिलता है और अल्टरनेट मैनर में रहते हैं। लीव्स इनके बेसिकली डार्क ग्रीन देखने को मिलते हैं एंड जब इनको क्रश किया जाता है तो वहां पे एक अनप्लेजेंट ऑर्डर देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके फ्लावर्स की, तो इनके जो फ्लावर्स रहते हैं लार्ज रहते हैं और ट्रम्पेट शेप्ड रहते हैं। फ्लावर्स आप देख सकते हैं, इनके जो फ्लावर्स रहते हैं कैसे रहते हैं, लार्ज तो रहते हैं लेकिन साथ ही साथ जो ट्रम्पेट रहता है उसकी तरह दिखाई देते हैं। और इनके जो फ्लावर्स रहते हैं ये व्हाइट भी हो सकते हैं, लेवेंडर कलर्ड भी हो सकते हैं एंड देन पर्पल कलर्ड भी हो सकते हैं। इनके जो फ्लावर होते हैं इनमें कितने 5 लोब्स देखने को मिलते हैं और जो कोरोला होता है इनका ये स्पाइरली ट्विस्टेड देखने को मिलता है। इनका जो कोरोला होता है कैसे रहता है, ट्विस्टेड रहता है, स्पाइरली। फ्रूट इनका जो होता है स्पाइनी कैप्सूल्स, जैसा कि हम लोग ने इसके सिनोनिम देखे कि इसको कंटकारी कुल से और कंटक भी बोलते हैं। तो इनका जो फ्रूट रहता है वो कैसे रहते हैं, स्पाइनी कैप्सूल लाइक रहता है और राउंड टू ओवाइड होता है और इनमें क्या रहता है, कंटेन करता है न्यूमरस सीड्स। ठीक है, इसमें कैसे रहते हैं, बहुत सारे सीड्स देखने को मिलते हैं। एंड जो सीड्स रहते हैं ये बेसिकली कैसे रहते हैं, हार्ड स्मॉल रहते हैं, हार्ड रहते हैं और किडनी शेप्ड रहते हैं। इनके सीड कैसे रहते हैं, हार्ड स्मॉल और किडनी शेप्ड रहते हैं। साथ ही साथ दे आर हाईली पॉइजनस। ये जो सीड हैं ये बहुत ज्यादा पॉइजनस रहते हैं क्योंकि इनमें अल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं लाइक कोपोलामाइन एंड द एट्रोपिन, जो कि टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करते हैं अगर किसी ने इसका कंजप्शन कर लिया तो। आगे बात करते हैं हम धतूरा के टॉक्सिक पार्ट एंड टॉक्सिक प्रिंसिपल्स के बारे में। तो बेसिकली जो धतूरा है उसका टॉक्सिक पार्ट आता है सीड्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, सीड्स एंड फ्लावर्स क्या है, इनके टॉक्सिक पार्ट हैं। जैसे कि हम लोग ने अभी देखा कि सीड जो होता है मोस्ट टॉक्सिक पार्ट होता है। साथ ही साथ जो फ्लावर है वो भी क्या रहता है, कुछ अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी कंटेन करता है। टॉक्सिक प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे स्कोपोलामाइन हो गया, एट्रोपिन हो गया, फिर हाइयोसामाइन, ऐसे 2-3 क्या होते हैं इसमें टॉक्सिक कंटेंट पाए जाते हैं। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि अगर किसी ने इसको कंज्यूम कर लिया है तो उसमें क्या इफेक्ट इसके देखने को मिलते हैं, किस तरह से ये बॉडी में अपने पॉइजनिंग इफेक्ट को कॉज करता है। तो इनमें जो अल्कोलाइड रहते हैं जैसे कि हम लोग ने देखा कि एट्रोपिन होता है, स्कोपोलामाइन होता है एंड हायोसामाइन होता है। ये कंपाउंड क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज एन एंटी कोलिनर्जिक। ये क्या करते हैं, जो भी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं इन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सीएनएस एंड पीएनएस है वहां पे जो एंटी कोलिनर्जिक एक्शन ये शो करते हैं एंड जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर उनको ब्लॉक कर देते हैं।
अब क्या होता है, स्पेसिफिकली दे इनहिबिट द मस्करेनिक रिसेप्टर, जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उनको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन होता है वो कैसा होता है, डिसरप्ट हो जाता है, वो हैम्पर होता है। बात करते हैं कि क्या यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन है उसमें सीएनएस में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हेलुसिनेशंस देखने को मिल सकते हैं, कंफ्यूजन्स, एजिटेशंस और सेवियर केसेस में यहाँ पे सीजर या फिर कोमा कंडीशन भी अराइज हो सकती है इन केस ऑफ द धतूरा पॉइजनिंग। वहीं पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये बेसिकली ड्राई माउथ कॉज करते हैं, ब्लड विजन कॉज करता है, यूरिनरी रिटेंशन एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट रहती है, टैकीकार्डिया, साथ ही साथ मसल रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें कॉज करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यही याद रखना है कि जो अल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं क्या करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन शो करते हैं और एसिटाइलकोलिन को सीएनएस में ब्लॉक कर देते हैं और पीएनएस में, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर को हैम्पर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं फेटल डोज ऑफ द धतूरा। तो बेसिकली जो धतूर के सीड है, अगर इनके 50 to 100 सीड्स का कंजप्शन हो रहा है तो वो क्या हो सकता है, फेटल साबित हो सकता है। वहीं पे इसमें जो मॉर्फिन कंटेंट है वो अबाउट 10 to 100 मिलीग्राम में क्या होता है, फेटल होता है। फेटल पीरियड की बात करें तो इसके जो एक्शंस होते हैं या फिर इसके जो इफेक्ट होते हैं विद इन द 2 आवर्स देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इनके साइंस एंड सिम्टम्स की। तो सबसे पहले क्या है कि अगर इसको कोई कंज्यूम कर रहा है तो वहां पे बीटर टेस्ट देखने को मिलता है इन द माउथ। आफ्टर डिलीरियम पासेस ऑफ द पेशेंट में प्रोग्रेस टू द स्टूपर और कोमा एंड रियरली डेथ में अकर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि मसल रिलैक्सेशन होता है, तो वहां पे रेस्पिरेटरी जो मसल्स रहते हैं वो उनका रिलैक्सेशन होने के बाद रेस्पिरेटरी पैरालिसिस देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसका कंजप्शन हो रहा है तो वहां पे डिलीरियम होता है। अगर वो डिलीरियम बढ़ रहा है तो धीरे धीरे स्टूपर और कोमा कंडीशन आ सकती है। लेकिन यहाँ पे जो डेथ रहता है बेसिकली रेयर रहता है, लेकिन डेथ हो सकता है अगर वहां पे रेस्पिरेटरी पैरालिसिस प्रोलॉन्ग्ड रहा तो। बात करते हैं इसके कॉर्नपिकल्स प्यूपल देखने को मिलता है कि यूनिलेटरल मेड्रियासिस कॉज्ड बाय द पॉलन। इसका जो पॉलन रहता है उसके वजह से क्या होता है, यूनिलेटरल मेड्रियासिस, मतलब कि वन सिंगल आई क्या होते हैं उनका डायलेशन देखने को मिलता है, तो जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्नपिकल्स प्यूपल। जो धतूरा पॉइजनिंग है इनके साइंस एंड सिम्टम्स में ये 9D आपको इंपॉर्टेंटली याद करने हैं। 9D में ये इनके जो सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला क्या देखने को मिलता है कि ड्राई हॉट स्किन, उसके बाद सेकेंड देखने को मिलता है डायलेशन ऑफ द क्यूटेनियस ब्लड वेसल। तो क्या होता है, जो क्यूटेनियस ब्लड वेसल रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं, डायलेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रेड एज बीट फेशियल फ्लश देखने को मिलता है, मतलब रेडनेस देखने को मिलते हैं चेहरे में। उसके बाद आता है डायलेशन ऑफ द पीपल विद द लॉस ऑफ एकोमोडेशन एंड अनरिस्पॉन्सिव टू द लाइट। तो यहाँ पे बैट जिस तरह कैसे रहता है, एकदम ब्लाइंड हो जाता है, वैसी ही कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो थर्ड डी हमारा क्या है, डायलेशन ऑफ पीपल। तो 3D देख लिया, ड्राई हॉट स्किन, डायलेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल। नेक्स्ट आता है दैट इज द ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट एंड माउथ। जो थ्रोट एंड माउथ है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है एकदम। एंड फिफ्थ आता है दैट इज द डेलिरियम कंडीशन यहाँ पे अराइज होती है। फिर ड्राउजीनेस, ड्रंकन गेट, लगता है कि वो पर्सन क्या है, अल्कोहल कंज्यूम करके चल रहा है, तो इस तरह के गेट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्फेजिया, स्वॉलोइंग पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एंड डिफिकल्टी इन टॉकिंग, मतलब कि अच्छे से वो स्पीच नहीं कर पाता। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 9D धतूरा पॉइजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि धतूरा पॉइजनिंग अगर हुई है तो उसके मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो जैसे अगर कोई धतूरा पॉइजनिंग का पेशेंट आ रहा है तो उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो पेशेंट है उसको क्वाइट एंड डार्क एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, क्योंकि उसको क्या है, आजू बाजू के शोर से बहुत ज्यादा इरिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ पे तुरंत क्या करना चाहिए, गैस्ट्रिक डिवाइस प्रोवाइड करना चाहिए विद द एक्टिवेटेड चारकोल एंड कैथेटराइजेशन ऑफ द ब्लैडर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने उसके पीएनएस में देखा कि वहां पे क्या होता है, यूरिन रिटेंशन होता है। तो यूरिन रिटेंशन को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैथेटराइजेशन ऑफ द ब्लैडर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पर्गेटिव भी दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो इंटेस्टाइनल का जो मोटिलिटी रहता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पेशेंट को क्या किया जाता है, 24 आवर्स आफ्टर द इंजेक्शन इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए पर्गेटिव्स दिए जाते हैं। फिर जो पेशेंट है उसके टेम्परेचर को क्या करना चाहिए, मॉनिटर और रेगुलेट करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हाइपर पायरेक्सिया हाइड्रेशन है तो वहां पे कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। एजिटेशन जो हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए, जैसे कि डायज़ेपाम हो गया या फिर लोरेज़ेपाम हो गया। तो इनसे क्या है, जो भी एजिटेशन कन्वर्जन्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल करें। एंड लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे तुरंत उसको
एंटीडोट देते हैं जो कि यहाँ पे फिजियोस्टिग्मिन होता है, जो कि इंट्रावेनस फिजियोस्टिग्मिन दिया जाता है स्लोली ओवर 5 to 10 मिनट्स। अगर यहाँ पे क्या होगा, हाइपोथर्मिया, डिलीरियम, कन्वर्जन, हाइपरटेंशन एंड अरिथमिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फिजियोस्टिग्मिन के इंजेक्शंस इंट्रावेनस उसको देते हैं। आगे हम बात करते हैं कि पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी अगर किसी के धतूरा पॉइजनिंग से डेथ हो गई है। तो ऐसे कंडीशन वहां पे साइंस ऑफ एस्फिक्सिया देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है, तो क्या होता है, साइंस ऑफ एस्फिक्सिया देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सीड या फिर उसके कुछ फ्रेगमेंट स्टमक में पाए जा सकते हैं, और पल्मिनरी एडिमा, ये कंडीशंस हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द पोस्टमार्टम अपीयरेंस। मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पे एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, क्योंकि जो धतूरा का सीड रहता है उसको हम लोग चिली सीड के साथ क्या कर सकते हैं, मिस्टेकन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके सुसाइड रेयर देखने को मिलते हैं, होमिसाइडल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में कुछ और चीजें बात करते हैं, तो जैसे इसको रेल रोड पॉइजन कहा जाता है, क्योंकि जो धतूरे के सीड्स होते हैं उनको मिक्स किया जाता है विद द फूड या फिर ड्रिंक्स में, ताकि जो भी पीपल ट्रेवलिंग कर रहे हैं उनको स्टूपिफाई करके उनको रॉब किया जा सके, ठीक है, इसलिए इसको रेल रोड पॉइजन कहा जाता है। साथ ही साथ इसको एज अ लव फिल्टर या पोर्शन यूज करते हैं किसी को खिलाने के लिए। एंड देन आता है कि जो धतूरा सीड्स हैं उनको यूज किया जाता है इन द स्मोकिंग। धतूरा सीड्स जो होते हैं रेजिस्ट करते हैं प्यूट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। अगर धतूरा पॉइजनिंग की वजह से किसी का डेथ हुआ है तो उसमें प्यूट्रिफिकेशन जो रहता है वो थोड़ा लेट देखने को मिलता है। फिर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो धतूरा है क्या करता है, टेम्परेरी इंसैनिटी कंडीशन जनरेट करता है। एंड जो स्कोपोलामाइन है इसको एज एन ट्रूथ सीरम यूज किया जाता है, जो कि क्रिमिनल केसेस में देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं थेरापेटिक डोज। तो बेसिकली जो सीड होते हैं अगर उनका प्यूरिफिकेशन हो चुका है तो वो 50 to 100 मिलीग्राम में क्या होता है, थेरापेटिक कंडीशन में यूज किया जाता है। साथ ही साथ अगर रूट के पाउडर ले रहे हैं तो वो 62.5 to 250 मिलीग्राम के डोजेस में यूज होता है फॉर द क्लिनिकल कंडीशंस। फॉर्मुलेशन की बात करें तो जो धतूरा है वहां पे उसका विष गर्भ तेल, कनकासव एंड द धरधुपत्रादि तेल, इन सारे अलग अलग फॉर्मुलेशंस में या प्रमुख योग में धतूरा का यूज हम देखते हैं। तो ये था टोटल धतूरा पॉइजनिंग के बारे में, जिसमें हम लोग ने उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू द एनसीआईएम सिलेबस, जैसे हमें क्या करना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।